वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत की जा रही हैं दुनिया की खास खबरें जो हमें भिजवाई हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने। यह खबरें आपको अच्छी लगेंगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबरें इस प्रकार हैं। भारत सरकार ने पिछले दिनों प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने की घोषणा की। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा प्याज की मूल्य वृद्धि की जांच करने के बाद दिया गया। अधिसूचना के अनुसार प्याज पर निर्यात शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यह 31 दिसंबर 2023 तक लागू होगा। प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का यह आदेश तब सामने आया जब इस अगस्त माह में प्याज की कीमतों में वृद्धि जारी रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि आगामी महीने प्याज की कीमतें और बढ़ने की आशंका है। ब्रिक्स एक उभरता हुआ बाजार समूह जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, इस महीने के अंत में अपनी 15वीं वार्षिक सभा ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसकी सदस्यता का विस्तार आगामी शिखर सम्मेलन के प्रमुख विषयों में से एक है, जो दुनिया भर से व्यापक ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस बीच बड़ी संख्या में देशों ने इसमें शामिल होने की उत्सुकता व्यक्त की है। दक्षिण अफ्रीका सरकार के अनुसार 40 से अधिक देशों ने विकासशील देशों के इस समूह में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। अब तक 20 से अधिक देशों ने औपचारिक रूप से नए ब्रिक्स सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मिस्र और इथियोपिया शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक दशक से अधिक के विकास के बाद ब्रिक्स सहयोग काफ़ी मजबूत हुआ है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिक्स को व्यापक रूप से मान्यता दी है और उसका समर्थन किया है, और यह ब्लॉक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक सकारात्मक, स्थिर और रचनात्मक शक्ति बन गया है। चीन में विकासशील देशों के अध्ययन विभाग के निदेशक वांग यूमिंग ने कहा, कई देश ब्रिक्स प्रणाली में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि यह उनके आर्थिक आकार के अनुरूप एक अंतर्राष्ट्रीय बिजली प्रणाली स्थापित करने और वर्तमान वैश्विक शासन प्रणाली में असंतुलन को तोड़ने में मदद कर सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, हम ब्रिक्स के बड़े परिवार में समान विचारधारा वाले साझेदारों को लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स बहुपक्षवाद को बनाए रखने और वैश्विक शासन सुधारों को सख्ती से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। यह कोविड-19 महामारी के बाद से पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने सोमवार को खबर दी कि देश के नेता किम जोंग उन ने नौसैनिक सामरिक क्रूज मिसाइल अभ्यास का अवलोकन किया है। सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के समाचार पत्र रोदोंग सिन्मुन ने यह नहीं बताया कि पूर्वी सागर बेड़े ने यह अभ्यास कब किया। माना जाता है कि उत्तर कोरिया सामरिक परमाणु हथियार ढोने में सक्षम ऐसी क्रूज मिसाइलों के लगातार प्रायोगिक प्रक्षेपण कर रहा है, जिनकी मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर है। माना जाता है कि ये मिसाइलें बेहद सटीक हैं और इनका पता लगाना कठिन है क्योंकि ये लंबे समय तक अंडाकार या संख्या 8 की आकृति में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। रोदोंग सिन्मुन द्वारा प्रकाशित एक तस्वीर में एक लंबी, पतली और बेलनाकार मिसाइल को एक जहाज से प्रक्षेपित होते देखा जा सकता है। दक्षिण कोरिया की योनहाप संवाद एजेंसी के अनुसार यह एक नए प्रकार का जहाज है जो राडार से बच निकलने में सक्षम है। उत्तर कोरिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभ्यास के दौरान किम ने नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी युद्ध क्षमता में सुधार से संबंध नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वे नौसेना को इतना सुदृढ़ बनाना चाहते हैं कि कोई दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखे। पर्यवेक्षकों का मानना है कि समाचार पत्र की यह रिपोर्ट सोमवार से आरंभ हुए अमेरिका दक्षिण कोरिया नियमित संयुक्त सैन्याभ्यास पर प्रतिक्रिया है। जापान सरकार ने 22 अगस्त की सुबह एक कैबिनेट बैठक की और 24 अगस्त से फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से परमाणु दूषित पानी को समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। योजना के अनुसार फुकुशिमा
परमाणु दूषित पानी का निर्वहन कम से कम 30 वर्षों तक चलेगा। थाईलैंड में नए नेता के चयन के लिए सांसद मंगलवार को मतदान करने जा रहे हैं। संभावना है कि नया प्रधानमंत्री दूसरे सबसे बड़े दल फू थाई पार्टी से चुना जाएगा, जिसने सत्ता पाने के प्रयास में सेना समर्थक रूढ़िवादी पार्टियों के साथ गठजोड़ किया है। फू थाई पार्टी का संबंध अब पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावत से है। मई में हुए आम चुनाव में पार्टी ने निचले सदन की दूसरी सर्वाधिक सीटें हासिल की थीं। उस चुनाव में विजयी रही मूव फॉरवर्ड पार्टी ने फू थाई और अन्य दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास किया था, लेकिन रूढ़िवादी सांसदों के कड़े विरोध ने उसके ये प्रयास नाकाम कर दिए। फू थाई पार्टी लोकतंत्र समर्थक दलों से दूरी बनाकर और सेना समर्थक रूढ़िवादी दलों को साथ लेते हुए सरकार बनाने का प्रयास करती आई है। गौरतलब है कि फू थाई और सेना समर्थक दलों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। संभावना है कि फू थाई पार्टी संसदीय मतदान में अचल संपत्ति उद्योगपति सेठा थाविसिन को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुनेगी। वहीं क्षमादान की अफवाहों के बीच अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावत 15 वर्षों में पहली बार मंगलवार को स्वदेश लौटे। 2006 में हुए सैन्य तख्ता पलट में उन्हें अपदस्थ किया गया था। संभावना है कि शिनावत को बंदी बनाया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में उन्हें पहले 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अब सत्ता की बागडोर फू थाई पार्टी के हाथों में आना लगभग तय है और ऐसे में अटकलें बढ़ती जा रही हैं कि शिनावत को क्षमादान दिए जाने से जुड़ी बातचीत शायद पहले ही हो चुकी है।